ऑलराइट, तो हमने पिछले वीडियो में जो भी कैश फ्लो का बेस था, मतलब कैश फ्लो के जो भी लाइन आइटम्स थे, मेन आइटम्स थे, वो सारा का सारा हमने समझ लिया था, जो भी स्ट्रक्चर था वो भी देख लिया था। अब बारी है हम लोग को एक लेवल और ऊपर जाने की, और हम अभी बारी है डिटेल में सब कुछ डिस्कस करने का। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो में आप लोग को मेनली 3 कंपोनेंट देखने को मिलेगा, कि आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखने को मिलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आइटम देखने को मिलेगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो जो भी लोन वगैरह है उसके रिलेटेड, या फिर कंपनी में जो भी बाहर से पैसा लाया जा रहा है वो आप लोगों को फाइनेंसिंग में देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो भी इन्वेस्टिंग कर रही है सारा का सारा पैसा आप लोग को यहाँ पर इन्वेस्टिंग में देखने को मिल जाएगा। और जो भी आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है या फिर कंपनी का जो कोर एक्चुअल ऑपरेशन है, कंपनी जो भी सामान बेच के पैसा कमा रही है या फिर लॉस कर रही है, वो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी आप लोगों को पॉजिटिव नंबर मिल रहा है उसका मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है, जो भी आप लोगों को नेगेटिव नंबर मिल रहा है उसका मतलब कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। और कैश फ्लो को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में बिजनेस में देखना होता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कंपनी में कल को जाकर बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगा, कंपनी में जितना भी सामान प्रॉफिट एक्चुअल में पीएनएल पे दिखा रही है वो सारा का सारा कंपनी में एक्चुअल में कैश के रूप में आ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग को देखना पड़ता है। तो पिछले वीडियो में हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया था, तो आई होप आप लोग को इतना सारा क्लियर होगा। अभी बात करते हैं एक लेवल और ऊपर जाते हैं, और जो भी आप लोग ये 3 मेन आइटम्स दिखता है, ऑपरेशंस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनको हम लोग डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्किनर पे आप लोग को एक फीचर मिल जाता है कि आप अगर यहाँ पर आप लोग को प्लस वाला साइन दिखेगा हर एक एक्टिविटी में, तो आप अगर उसे क्लिक करोगे तो आप लोग को उसका डिटेल सब कुछ मिल जाएगा कि जो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो कहाँ कहाँ से एक्चुअली में आया है, ये सारा का सारा आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं अगर आप लोग को एक बार दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मैंने जैसे एक्सपांड किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोग को इतने सारे आइटम्स दिख जाएंगे। और ये एक बात मानिए एकदम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग मतलब आप बैलेंस शीट जो पीएनएल है उससे भी ज़्यादा ईजी है देखना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस ही देखना होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर पैसा गया, बस इतना ही देखना होता है। तो मैंने फिर से बर्जर पेंट का जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम लोग बेसिकली इसी को एज ए एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसमें आप लोगों को मेनली 3 मेन सबसे बड़े कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, जो भी आप लोग को डार्क बोल्ड में आप लोग को देखने को मिल रहा है। यही 3 आइटम्स आप लोग को मिलेगा। सबसे पहला आप लोग को दिख रहा है जो भी कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग को मिलेगा, जो भी बोल्ड आइटम आप लोग को सबसे पहला आइटम दिख रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्चुअली कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी कंपनी ने जितना भी सामान बेचा कंपनी को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आप लोग को ये 3-4 आइटम मिला के आप लोग को जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा बोल्ड आइटम में, तो ये आप लोग को देखने को मिलता है। तो पहला आप लोग को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, नेक्स्ट आप लोग को वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये 2 मेन आइटम हो गया। और ये बेसिकली जो आप लोग को मिडिल में आइटम दिख रहा है ये सारे के सारे ऐड करके आप लोगों को वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा सबसे मेन आइटम होता है आप लोग को डायरेक्ट टैक्सेस मिल जाता है, तो इसको प्लस माइनस आप अगर करोगे तो आप लोग को ये जो 1270 का नंबर आप लोग को दिख रहा है ये मिल जाएगा। और आप लोग को एकदम नीचे से हम अगर चालू करें तो आप लोग यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको आप लोग देखो कि माइनस का साइन आप लोग को दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने पैसा पे किया, और कंपनी ने अगर टैक्सेस पे किया है तो कंपनी से पैसा बाहर गया होगा, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। और एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप अगर ऐसा सोच सकते हो कि कंपनी में पीएनएल पे आपको टैक्सेस कुछ और दिख रहा है और आप लोग कैश फ्लो में टैक्सेस कुछ का नंबर और दिख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आप लोग को वही नंबर दिखाया जाता है जो कि कंपनी ने एक्चुअल में टैक्सेस पे किया है, और पीएनएल पे सिर्फ और सिर्फ वही टैक्सेस आप लोग को दिखाया जाता है जो कि कंपनी ने प्रोविजन किया है। ये बहुत ही एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी पीएनएल पे जो भी आप लोग को टैक्सेस का नंबर दिखाती है वो एक प्रोविजन है, वो एक्चुअल में पेमेंट है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर जो भी टैक्सेस का नंबर मिल रहा है इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअल में इतना पैसा पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। जैसे कि आप यहाँ पर पीएनएल पे देख सकते हो कि जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको देखो, और जो भी नेट प्रॉफिट है उसको मैं अगर डिफरेंस निकालूँ तो आप लोग को 385 देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट टैक्सेस देखोगे तो 378 का पे किया गया है, तो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल हुआ ना। तो ये आप लोग को बर्जर पेंट में तो बहुत ही शॉर्टफॉल देखने को मिला, मतलब बहुत ही कम नंबर का डिफरेंस है। कुछ कुछ कंपनीज में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स का आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एक्चुअल में टैक्सेस पे नहीं कर रही है, कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपनी को टैक्स में कुछ छूट मिल जाता है, कई बार कंपनी को और भी बहुत सारे मिल जाता है। कंपनी ने हो सकता है पिछले साल बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर दिया होगा, कंपनी हो सकता है इस साल टैक्स जानबूझ के ज़्यादा पे नहीं कर रही है, अगले साल पे करेंगे। या फिर कंपनी ने पीएनएल पे हो सकता है प्रोविज़न तो बना दिया कि हम लोग को इतना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन पेमेंट करते-करते मान लीजिए जो भी मार्च का महीना है 31 मार्च वो निकल गया और एक 1 अप्रैल को पेमेंट किया गया। तो अगर कंपनी ने 1 अप्रैल को पेमेंट किया लेकिन हमारा जो भी रिकॉर्डिंग का डेट था वो तो 31 मार्च था, तो रिकॉर्डिंग डेट निकल गया तो इसका मतलब हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से हम लोग को जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है इसका नंबर मिसमैच मिल सकता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से, इसको समझना बहुत ही ईज़ी है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है कि 1970 का जो भी आप लोग को नंबर दिख रहा है, अभी आप अगर इसको पीएनएल पे मैच करोगे तो अभी आप लोग बोलोगे कि बहुत पीएनएल पे नंबर बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों, हम लोग को इतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा करके क्यों दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर पीएनएल पे देखोगे तो आप लोग को नेट प्रॉफिट दिखेगा नियरली 1200 का, लेकिन आप लोग को कैश फ्लो में 1970 देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप अगर रिटेल शेयर होल्डर हो तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका अकाउंटिंग सीखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी किया जाता है उसको मेनली 2 तरीके होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पे रेडी किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी ये नेट प्रॉफिट होता है इसके साथ कुछ खर्चे वगैरह कुछ ऐड करके मतलब उसको तैयार किया जाता है। तो इसमें जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करके ऊपर लेके लेके जाते हैं। को कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जो भी आप लोगों को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिख रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आप लोगों को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि 1856 है, उसके साथ बेसिकली आप लोग को अदर इनकम को ऐड करना है। आप अगर अदर इनकम को और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आप लोगों को नियरली 1970 का नंबर मिल जाएगा। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना भी कमाया वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया कि अदर इनकम, अब अदर इनकम पे ऐसा भी थोड़ा बहुत इनकम हो सकते हैं जो कि कंपनी ने म्यूचुअल फंड से कमाया हो, डिविडेंड कमाया हो। तो जो भी डिविडेंड और म्यूचुअल फंड का इनकम है वो डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्ट किया था उससे इनकम आया है, तो वहाँ से जो भी इनकम आया है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, इसलिए ये नंबर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है कि जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो भी आप लोग को अदर इनकम मिलता है इसको आप अगर ऐड करोगे तो आप लोग को जो भी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है कैश फ्लो में वो आप लोग को नियरली मोटा-मोटी देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोग को एक बहुत ही ईज़ी सवाल आ सकता है कि हम लोग इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग को एक्चुअल तो प्रॉफिट नियरली 1200 का हुआ था, तो हम लोग 1970 क्यों ले रहे हैं? तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने जब पी-एन-एल का वीडियो आप लोग को बताया था, तब मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पी-एन-एल होता है, इसमें क्या होता है 2-3 तरीके के ऐसे खर्चे होते हैं जो हम लोग उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद रिकॉर्ड करते हैं। और ये हम लोगों का एक्चुअल खर्चा नहीं होता है, हम लोग इसे जब अकाउंटिंग के लिए डालते हैं। एक्चुअल खर्चा हमारा पहले हो चुका है, हम लोग इसे बस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद हमारा अदर इनकम ऐड हो गया। नेक्स्ट आप लोग को आइटम दिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्चुअली में ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें तो ऐड हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि क्या है कि इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो हम लोग अलग जगह पे डालेंगे, हम लोग को ऑपरेशंस में नहीं डालेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया 1183, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग इसे डायरेक्टली दूसरी जगह पे इस खर्च को हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। अब मैंने आप लोग को बताया था कि डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट होता है वो हम लोग जस्ट अकाउंटिंग के लिए डालते हैं कि हम लोग का इतना खर्चा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इस क्वार्टर में या फिर इस साल में इतना खर्चा हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी आप लोग को यहाँ पर नंबर दिखाया जा रहा है वो हमने बहुत पहले खर्चा कर दिया है। अभी बस हम लोग इसे खर्चा दिखाने के लिए बस अकाउंटिंग में डाल रहे हैं। तो अभी अगर रिकॉर्ड करें तो एक्चुअली में पैसा हमारे हमसे बाहर गया नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस इसको ऐड करते हैं। तो जो भी नेट प्रॉफिट है इसके साथ हमने पहले इंटरेस्ट ऐड किया, उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो आप अगर सारे के सारे आइटम्स को ऐड करोगे तो आप लोगों को नियरली वही 1970 का नंबर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है, उसके बाद हम लोग टैक्सेस को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने टैक्सेस अलग से दिखाएँगे कि हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लिया। हमने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, क्योंकि हम लोग उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएँगे। हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर लिया, क्योंकि हमारा एक्चुअल में कोई कैश का आउटफ्लो हो नहीं रहा है इससे। हम लोग का एक्चुअल में कोई खर्चा है नहीं। तो इस सारा का सारा ऐड करके आप लोग को नियरली 1970 का नंबर आप लोग को मिल गया। तो इसीलिए ईज़ी करने के लिए आप लोग डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अदर इनकम को ऐड कर दो, आप लोग को नियरली वही नंबर मिल जाएगा। तो आई होप ये जो 1970 का नंबर आ कहाँ से रहा है ये आप लोगों को पता चल गया। अभी जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे सारा कुछ खेल आपको समझ में आएगा। जो कैश फ्लो हम पढ़ते हैं वो इस मेन वर्किंग कैपिटल के लिए पढ़ा जाता है। मोस्टली कंपनीज़ इसी रीज़न की वजह से बैंकरप्ट हो जाती है कि उनका वर्किंग कैपिटल ठीक से मैनेज नहीं हो पाता। और ये वर्किंग कैपिटल में मेनली आप लोगों को 3 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को रिसीवेबल्स मिलेगा, दूसरा आपको इन्वेंटरी मिलेगा, तीसरा आपको पेएबल्स मिलेगा। और इसी 3 में सारा का सारा गेम हो जाता है। कंपनी को अगर बैंकरप्ट होना है इसी 3 रीज़न से होता है। कंपनी को अगर अच्छे से प्रॉफिट बनाना है तो इसी 3 रीज़न से होगा। तो सबसे पहले एक-एक करके समझते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस शीट में समझा दिया था। तो बैलेंस शीट का ही एक्सटेंशन मान लो कि आपको यहाँ पर जो भी नंबर चेंजेस होता है वो दिखेगा, वो आप लोग को बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले आते हैं रिसीवेबल्स पे। तो रिसीवेबल्स पे आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर जो 1970 का नंबर था उसको हम लोग छोड़ दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हम अभी हम लोग सिर्फ वर्किंग कैपिटल को देख रहे हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्स से देखना चालू कीजिए। तो रिसीवेबल्स पे अभी आप लोग को -132 का देखने को मिल रहा है। और रिसीवेबल्स पे 132 का मीनिंग यही है कि हम लोगों ने सामान बेच दिया, लेकिन अभी तक हम लोग को 132 रुपीज़ आया ही नहीं। तो पी&एल पे जो भी 1970 का नंबर दिखाएगा, हमने पी&एल पे क्या देखा कि हम लोग को 1970 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसमें से क्या है कि हम लोगों को 132 रुपीज़ आया ही नहीं। 130 रुपीज़ हमने सामान बेच दिया, लेकिन अभी तक हम लोग को रिसीव ही नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने उधार दिया है या फिर हमने जिसको सामान बेचा वो भाग गया, वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी ऐसा भी पॉसिबल है कि हाँ, इस साल पैसा नहीं आया, हो सकता है अगले साल आ जाए, या फिर हमने 31 मार्च तक रिकॉर्ड किया था तो 1 अप्रैल को पैसा आ गया होगा, तो इसलिए भी हो सकता है रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो डिफरेंट रीज़न हो सकता है, लेकिन हमारा मेन बात ये है कि हमने सामान बेचा लेकिन इतना का पैसा हमारे पास आया नहीं। और मोस्टली केसेस में आप लोगों को बिज़नेस पे ही देखना होता है कि कोई कंपनी अगर सामान बेच रही है तो आप लोगों को पी&एल पे बड़े-बड़े नंबर्स दिखाए जाएँगे कि हम लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है।
तो आप लोग को यहाँ पर देखना होता है कि रिसीवेबल्स पे आप लोगों को नंबर माइनस पे दिख रहा है कि नहीं। अगर रिसीवेबल्स पे आप लोग को नेगेटिव में नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी सामान तो बेच रही है, लेकिन एक भी पैसा कंपनी के पास आ नहीं रहा है। और इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो कंपनी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड में अकाउंटिंग करे कि ज़्यादा करके इन्फ्लेट करके नंबर दिखाया जा रहा है, या तो एक्चुअल में कंपनी सामान ऐसे लोगों को बेच रही है जो कि कंपनी को पैसा दे ही नहीं रही है। तो ये कंपनी में एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है कि कंपनी आगे जाकर मतलब बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं आएगा तो कंपनी आगे जाके चलेगा कैसे? तो नेगेटिव नंबर रिसीवेबल्स पे बहुत ही डेंजरस होता है। अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। अब अगर कोई कंपनी अगर 1970 का प्रॉफिट बना रही है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस है, आपको थोड़ा बहुत उधारी देना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक्चुअली में देखना पड़ता है कि कितना है एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि थोड़ा बहुत है। किसी साल मान लीजिए आपने सामान बेच दिया लेकिन पैसा आया नहीं, तो अगले साल आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नेगेटिव नंबर का मीनिंग आप लोग को आई होप समझ में आ चुका है कि अगर माइनस का नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी को पैसा रिसीव हुआ नहीं है। अब अगर ये उल्टा होता है कि अगर आप लोग को रिसीवेबल्स पे प्लस का साइन दिखता है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? तो इसका मतलब आप लोग सिर्फ़ उल्टा समझ सकते हो कि रिसीवेबल्स से कंपनी को पैसा आया है। अब ये किस केस में हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोग को ज़ीरो मिलना चाहिए अगर सब कुछ एकदम पूरा ठीक-ठाक हुआ है। आपने अगर ₹100 का सामान बेचा और ₹100 आपको अगर मिल गए, तो यहाँ पर आप लोग को ज़ीरो दिखना चाहिए। क्योंकि ना आपको किसी से पैसा मिलने वाला है, ना आपको किसी को पैसा देना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ज़ीरो दिखना चाहिए। तो अगर माइनस का साइन दिखे तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को पैसा मिला नहीं, हमारा पैसा फँस चुका है। अब अगर प्लस का साइन दिखे तो इसका मतलब आप लोग को ये समझना है कि हम लोग को ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ है। अब ज़्यादा पैसा कैसे रिसीव हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम लोग को हमने अगर ₹100 का सामान बेचा तो हम लोग को ₹120 कैसे मिल सकते हैं। तो उसका रीज़न भी सिंपल है कि मान लीजिए आपने पिछले साल ₹100 का सामान बेचा था, आपको ₹80 ही मिले थे। तो इस साल आपने फिर से ₹100 का सामान बेचा, आपको ₹20 एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ पर आप लोगों को प्लस 20 दिखेगा। क्योंकि पिछले साल आपका ₹20 बाकी था तो इस साल आ गया, तो हो सकता है इसलिए भी प्लस 20 आप लोगों को दिखे। तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर प्लस दिख रहा है तो वो दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर प्लस दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास पैसा आ रहा है। दिक्कत आती है माइनस पे, तो अगर आपको माइनस दिखे तो आप लोग को एक्चुअली सोचना चाहिए, या फिर क्यों हो रहा है ये आप लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री का मीनिंग आई होप आप लोग को पता ही होगा, मैंने बैलेंस शीट पे भी थोड़ा बहुत बताया था कि इन्वेंट्री मतलब अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी अगर अपना सामान बना के बेचती है, तो उसके लिए उनको बहुत तरीके के इन्वेंट्री खरीदना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप अगर पेंसिल बना रहे हो, तो पेंसिल बनाकर आप कहीं पर तो रखोगे, क्योंकि आप अगर आज अगर पेंसिल बना रहे हो, अल्टीमेटली आज ही आपका तो पूरा का पूरा बिक नहीं जाएगा, या फिर कल आप पूरा का पूरा बेच नहीं पाओगे। आपको बेचने में 2-3-4 दिन लगेंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो ये जो आप बना के रखोगे, इसको आप इन्वेंट्री में काउंट कर सकते हो। दूसरा, जो आप जो पेंसिल बनाने का रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, उसको भी आप इन्वेंट्री में काउंट करोगे। आपका मान लीजिए पेंसिल आधा बन के तैयार हुआ है, तो वो भी चीज़ें आपके इन्वेंट्री में आता है। तो इन्वेंट्री में अगर आप लोग को नेगेटिव का साइन दिखता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने मतलब जितना बेचा उससे ज़्यादा कंपनी ने सामान बना दिया है, या फिर कंपनी ने ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया है। और यहाँ पर नेगेटिव का साइन आपको हमेशा गलत समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नेगेटिव का साइन है इसका मतलब गलत ही होगा या फिर खराब भी होगा, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली बस ऐसा समझ सकते हो कि इन्वेंट्री में कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फँस चुका है। अब इन्वेंट्री में पैसा कई तरह से फँस सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने जितना सामान बनाया उतना आप सेल ही नहीं कर पाए, या फिर मान लीजिए आपके अगर कोई कार कंपनी आप कार बनाते हो, तो ऐसे में आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि अगले साल जो भी स्टील वगैरह का प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आप अगर इस साल खरीद के रख लोगे तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, अगले साल का भी जो रॉ मटेरियल आपको लगेगा आपने इस साल खरीद लिया मान लीजिए, तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो इन्वेंट्री में फँस गया। तो इस रीज़न से भी माइनस दिख सकता है। तो इन्वेंट्री में हमेशा नेगेटिव नंबर इश्यू नहीं होता। इन्वेंट्री में आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री में अगर आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब कंपनी ने जितना सामान बनाया उससे कम वो बेच पाया। इसका मतलब इन्वेंट्री में उसका पैसा थोड़े टाइम के लिए फँस चुका है। अब ये जो भी पैसा इसका इन्वेंट्री में फँसा है, इसको अल्टीमेटली अगले साल या फिर उसका आगे बेचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये इन्वेंट्री में जो भी सामान फँसा है, अगर ये एक्सपायर नहीं हो जाता, तो अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू में ही आएगा आगे आने वाले सालों में। और अगर आपको उल्टा इसका दिखे कि पॉजिटिव नंबर दिखे, तो आप लोगों को सिंपली ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने जितना सामान बनाया था, उससे ज़्यादा ही सामान कंपनी ने बेच दिया। इसका मतलब इन्वेंट्री का नंबर घटा होगा। जैसे कि आप मार्च 24 में देखो, आप लोगों को प्लस में नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ने जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री जमा करके रखा था, उसने वो रिलीज़ कर लिया। इसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आ गया, मतलब इन्वेंट्री रिलीज़ हुआ। इसका मतलब उसका पैसा रिलीज़ होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में फँस जाता है, तो थोड़ा बहुत कंपनी में कैश फ्लो का दिक्कत आ सकता है। तो हो सकता है कंपनी को लोन लेना पड़े शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर कोई दूसरे तरीके से कंपनी को पैसा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली बिज़नेस में कैश फ्लो से मतलब पैसा आ नहीं रहा है, इन्वेंट्री में फँस जा रहा है, तो कंपनी को अल्टीमेटली पैसा तो कहीं से न कहीं से चाहिए, क्योंकि बिज़नेस को चलाना है। तो बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ से दिक्कत आ सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डिमांड भी गिर जाता है, तो डिमांड अगर इकोनॉमी में नहीं है तो भी हो सकता है कंपनी अपने सामान को बेच ना पाए। तो बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। तो इन्वेंट्री में अगर आपको नेगेटिव का नंबर दिखे तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, पेएबल्स। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि अगर कंपनियों को मैनिपुलेट करना है तो इसको भी कई बार यूज़ किया जाता है।
पेएबल्स का मतलब ये है कि आपको किसी को पैसा देना है। मतलब मान लीजिए आपने किसी से सामान खरीदा, मान लीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया कि आप अगर स्टील खरीद रहे हो, आपके पास अगर कार बनाने की कंपनी है, आप अगर स्टील खरीद रहे हो, तो ऐसे में मान लीजिए आपने स्टील खरीद लिया, लेकिन आपने स्टील क बनाने वाली कंपनी को अभी पेमेंट नहीं किया है। आप हो सकता है 1 महीने बाद पेमेंट करो, 1 हफ्ते बाद पेमेंट करो। तो अल्टीमेटली आपके पास सामान आ गया, लेकिन आपके पास आपने अभी पेमेंट नहीं किया। आप थोड़ी देर बाद पेमेंट करोगे, अल्टीमेटली आपको आज नहीं तो कल पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिसीवेबल्स जो था हमारी कंपनी में, आप उसका उल्टा सोच सकते हो कि रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि हम लोग को दूसरी कंपनी से पैसा मिलना है, और पेएबल्स का मतलब ये है कि हम लोग को दूसरी कंपनी को पैसा देना है। उनसे हमने सर्विस या फिर सामान ले लिया है, लेकिन हमने उनका भी पैसा पे नहीं किया। अब यहाँ पर आपको अगर प्लस में साइन दिखे, इसका मतलब ये है कि हमने दूसरों का पैसा रोक के रखा है, हमने अभी दूसरों का पैसा पे नहीं किया है। और यहाँ पर आपको अगर नेगेटिव का साइन दिखे, इसका मतलब हमने दूसरों को ज़्यादा पैसा पे किया है। मतलब हो सकता है हमने पिछले साल पैसा पे नहीं किया था, हमने रोक के रखा था दूसरों का पैसा, तो इस साल हमने पे कर दिया। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन कैसा हो सकता है, मान लीजिए किसी कंपनी ने ₹100 का प्रॉफिट कमाया टोटल, तो उस कंपनी में मान लीजिए ₹100 का ₹80 उसका रिसीवेबल्स में आ गया। मतलब कंपनी ने एक्चुअली फ्रॉड दिखाया जा रहा है। एक्चुअली में वो सेल नहीं कर रहा है, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है। अब मान लीजिए रिसीवेबल्स में उसका -80 दिखेगा आपको, लेकिन वो कंपनी क्या करेगा कि दूसरे का पैसा, मान लीजिए उसने दूसरों का पैसा पे नहीं किया, मतलब मान लीजिए उसने दूसरों का ₹80 रोक रोक के रख लिया इस फाइनेंशियल ईयर पे। तो ऐसे में आपको क्या दिखेगा, रिसीवेबल्स पे -80 और पेएबल्स पे +80, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होके 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो एक्चुअल कैश फ्लो है, वहाँ पर आप लोगों को कोई इफ़ेक्ट दिखेगा ही नहीं। क्योंकि एक बात आपको अगर सोचना है कि पेबल्स पे अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये नहीं कि आपको पे नहीं करना है। आज नहीं तो कल आपको दूसरों का पैसा देना पड़ेगा। तो दूसरों का पैसा आप रोक के इस साल 1-2 साल तो कैश फ्लो मैनिपुलेट कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप कर नहीं पाओगे। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोगों को देखना होता है, मतलब जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें। तो अल्टीमेटली आपको रिसीवेबल्स और पेएबल्स इन दोनों को ही देखना होता है कि कोई कंपनी पेएबल्स और रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज कर रही है, इसको ही अल्टीमेटली देखना होता है। और आप इस नंबर्स को बैलेंस शीट के साथ भी मैच कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर आप लोग को जो भी नंबर दिखेगा अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे ही रिफ्लेक्ट होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि बैलेंस शीट पे आप इन्वेंटरी का नंबर देखो, आप लोग को मार्च 2024 में जो नंबर दिख रहा है, उसके साथ आप अगर 180 जो हमारे कैश फ्लो में हमने देखा, उसको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली 2366 देखने को मिलेगा। तो सेम केस में आप लोग को जो भी रिसीवेबल्स है, जो पेएबल्स है, सारा कुछ आप अगर ऐड करोगे तो सेम ही नंबर देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो कैश फ्लो है, उससे ही बैलेंस शीट आप लोग को स्ट्रक्चर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको छोटे-छोटे 1-2 और चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि अदर वर्किंग कैपिटल और लोन साइड एडवांसेस। ये बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े आइटम्स नहीं होते, इसका बहुत ही फ्रैक्शनल अमाउंट होता है, तो आप इसे चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर कुछ बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो आप इसे डायरेक्टली जो कैश फ्लो होता है उसमें डिटेल में जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली केसेस में आप लोगों को बहुत छोटे-छोटे नंबर दिखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो आप इन सारे के सारे को अगर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली जो आपको कैश फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसको ये आप लोग को मिल जाएगा। और इसको आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो कंपनी के प्रॉफिट के साथ, कि कंपनी का प्रॉफिट के साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बात मेंशन करने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि कई बार बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से या फिर दूसरे रीज़न की वजह से कई बार 1-2 साल में बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। बहुत बार आप लोगों को क्या देखने को मिला कि कंपनी ने हो सकता है ₹100 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी ने हो सकता है ₹60 का ही कैश रिसीव किया, या फिर ₹40 का कैश रिसीव किया। तो अल्टीमेटली 1-2 साल में ऐसा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कंपनी ने ₹100 का प्रॉफिट रिसीव किया, लेकिन हो सकता है कंपनी ने ₹140 का एक्चुअल में कैश रिसीव किया। तो अल्टीमेटली अब क्या करना होता है कि हम लोग को 2, 3, 4, 5 साल का 1 साल में कंसोलिडेट करके देखना होता है कि अल्टीमेटली लास्ट 5 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, और लास्ट 5 साल में कंपनी ने एक्चुअल में कितना कैश अर्न किया। अगर लास्ट 5 साल में कंपनी ने ₹500 का प्रॉफिट किया, और कैश फ्लो के टर्म में कंपनी ने अगर 520 या फिर 480 ऐसा कुछ कंपनी ने रिसीव कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली 80% अगर ठीक-ठाक आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 20% आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग 2 छोटे-छोटे जो आइटम्स होता है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो इसमें आप लोग को सारे के सारे जो इन्वेस्टिंग आइटम है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया, मतलब कंपनी ने अगर अपने जो भी एसेट्स है उसको परचेज़ किया है, मतलब कंपनी ने प्लांट लगाया, मशीन खरीदा, वो सारा का सारा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी ने कोई भी एसेट सेल किया है तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया है, सेल किया है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, कंपनी अपने जो भी म्यूचुअल फंड होता है या फिर बॉन्ड्स होता है उसमें बहुत बार ट्रेड करती है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे बड़े-बड़े नंबर्स देख सकते हैं, जैसे कि 18, 11, 1582, मतलब कंपनी ने 1800 का परचेज़ किया, 1600 का सेल किया। तो कंपनी कई बार ऐसे ट्रेड करती है, तो इससे उनको थोड़ा बहुत इनकम आता है। तो कितने का परचेज़ किया, सेल किया, आप लोग को मिल जाएगा। कंपनी ने दूसरे कंपनी से कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट बहुत तरीके का हो सकता है, और ये मेनली आप लोग को जो इन्वेस्टिंग आइटम है उससे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा, उससे कंपनी को इंटरेस्ट आया होगा। मतलब जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस है, सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी ने कुछ परचेज़ किया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कितना भी उनको इनकम आया, सारा का सारा आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी का एक्विजिशन किया, मतलब दूसरे कंपनी को खरीदा, सारा का सारा आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा।
अब आप चाहो तो इसको मैच करके भी देख सकते हो, जैसे कि अब देखो मार्च 2025 में क्या हुआ कि कंपनी ने 429 का एसेट परचेस किया, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेस किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो मार्च 2024 में आप लोगों को नियरली 3500 का नंबर दिखेगा। तो इसमें जो कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया 2025 में वो है 429, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो नीचे आप लोग को CWIP भी देखने को मिलेगा, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो भी एसेट बन चुका है। तो वो भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर आता है, मतलब कंपनी के पास इतने एसेट होने चाहिए। अब आप अगर मार्च 2025 में देखोगे तो वो तो नंबर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको कुछ चीज़ें माइनस भी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग को CWIP में नंबर दिख रहा है कि कुछ एसेट अभी भी बन रहा है, तो ये नंबर अभी भी ऐड नहीं हुआ, तो हम लोग उसे माइनस कर लेते हैं। और अभी भी ये नंबर नहीं आया तो हम लोग को अभी भी एक और चीज़ माइनस करना पड़ेगा, और वो क्या है कि हम लोग को डेप्रिसिएशन हमने अभी क्लेम कर लिया है, तो उसका भी एसेट का वैल्यू कम हो चुका होगा। तो नियरली कंपनी ने 354 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया है। तो इस सारा का सारा चीज़ आप अगर ऐड करोगे तो आप लोग को अल्टीमेटली यही नंबर देखने को मिल रहा है 3680। मतलब एकदम ओवरऑल पूरा का पूरा वही नंबर आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा सब कुछ ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक करने का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप अगर ये सारा का सारा नंबर आप अगर ऐड करोगे तो नेगेटिव 6050 आएगा। मतलब कंपनी ने नेट नेट 650 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट हम अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो आप लोग को यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि हम लोग कंपनी का बाहर से कोई अगर पैसा लाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर दिख जाता है कि कंपनी ने अगर किसी बाहर जगह से पैसा उठाया है, बाहर से कंपनी ने पैसा अगर कंपनी के अंदर लाया है, सारा का सारा आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही कंपनी का शेयर्स बेच के पैसा उठाया, कंपनी के अंदर अगर डाइल्यूशन हुआ तो आप लोग को पहले ही दिख जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को बोरोइंग्स मिल जाएगा कि कंपनी ने अगर कोई लोन उठाया है तो आप लोग को मिल जाएगा। कंपनी का लोन पेमेंट किया है तो भी आप लोग को नेक्स्ट ही लाइन पे मिल जाता है। कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को याद होगा कि मैंने जब ऑपरेशंस में आप लोग को बताया था कि हम लोग इंटरेस्ट को ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट को ऑपरेशंस में नहीं दिखाएंगे, हम लोग इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग को यहाँ पर नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को जाकर पेमेंट कर रहे हैं। और कई बार आप लोग को ये जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट का आप लोग को यहाँ पर नंबर दिखेगा और पीएनएल पे जो नंबर दिखेगा वो मैच नहीं होगा। इसका भी रीजन सेम ही आप लोग को मिलेगा कि बहुत बार क्या होता है कि इंटरेस्ट कंपनी पहले साल में ज़्यादा पे कर देती है, इस साल में कम पे किया, या फिर अगले साल पेमेंट करेंगे, या फिर कुछ और रीजन से कंपनी को इंटरेस्ट में छूट मिल जाता है, या फिर इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में जो पीएनएल पे इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम ना भी मिल सकता है। नेक्स्ट आप लोग को डिविडेंड्स भी मिलेगा कि कंपनी ने एक्चुअल में डिविडेंड कितना पे किया अपने शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ आता है कि आप अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करने जाओगे एफ आई 25 में कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया और यहाँ पर आप लोग को डिविडेंड पेड, ये कभी भी आप लोगों को मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग को पता होगा कि कंपनी जब भी अपने रिजल्ट पब्लिश करती है तब कंपनी अपने डिविडेंड अनाउंस करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी पे करती है, कंपनी अपने डिविडेंड को अनाउंस करती है। तो ऐसे में कंपनी अगर FY 25 में, मतलब अगर मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में कंपनी अगर पूरा का पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जब पब्लिश करती है तब वो लोग डिविडेंड अनाउंस करते हैं। लेकिन डिविडेंड का भी पेमेंट हुआ नहीं है, लेकिन बुक्स क्लोज हो चुका है, मतलब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो गया, लेकिन डिविडेंड अभी पेमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए डिविडेंड अभी पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो भी आप लोगों को डिविडेंड का नंबर दिखेगा FY 25 में वो आप लोग को यहाँ पर एक्चुअल पेमेंट नहीं दिखेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि FY 25 में एक्चुअली कंपनी ने जितना पेमेंट किया उसको पकड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है कि FY 25 का जो भी आप लोग को फाइनल डिविडेंड होता है वो अल्टीमेटली आपको जाके जून जुलाई अगस्त में पेमेंट होता है। तो इसलिए वो इस साल में पेमेंट हो रहा है, मतलब FY 26 में पेमेंट हो रहा है, तो इसलिए उसको FY 26 में काउंट किया जाएगा। तो आप लोग को ये अमाउंट लेना है, और अगर कंपनी फिर से इंटर्म डिविडेंड देती है तो उसको भी काउंट करना है। इसीलिए FY 25 का जो भी डिविडेंड पेमेंट्स है, वो जो फाइनल डिविडेंड पेमेंट है वो आप लोग को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो भी कैश फ्लो है उसमें दिखेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ आइटम में आप लोग कुछ अदर लाइबिलिटीज़ का भी सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि दूसरे तरीके से कुछ कंपनी का लाइबिलिटी वगैरह हो सकता है जहाँ पर उन्होंने पेमेंट किया होगा। तो अगर बहुत बड़े-बड़े नंबर्स नहीं है तो आप लोग इसे डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो। बाकी आपको अगर जानने का इंटरेस्ट है तो आप लोग पूरा डिटेल रिपोर्ट आपके पास है ही ऑलरेडी, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अल्टीमेटली आप अगर ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आप लोगों को नेगेटिव 600 का नंबर मिलेगा कि कंपनी ने नेट नेट 600 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उससे कंपनी को आउटफ्लो हुआ इतना पैसा। और इन सारे नंबर्स को आप अगर ये जो भी आप लोगों को 3 नंबर मिला ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों को आप अगर ऐड करोगे तो आप लोगों को नेट कैश फ्लो मिल जाएगा, जो कि आपका एक्चुअल में कैश चेंजेस हुआ है। पिछले साल आपके पास अगर 100 करोड़ रुपीज़ था, तो इस साल आपका 14 रुपीज़ का एक्स्ट्रा आपके पास कैश आया अल्टीमेटली। तो आपके पास 114 करोड़ रुपीज़ हो जाएँगे। तो ये था पूरा का पूरा कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। मैंने जितना हो सकता है समझाने की कोशिश की है, सारा का सारा कैलकुलेशन नंबर्स मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। अब आप लोग बहुत सारे जो भी कैश फ्लो है आपके पास आप उसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं एक और वीडियो में थोड़ा बहुत और एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को मैंने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया था कि कंपनी एक्चुअली में लॉस में है, लेकिन आप लोगों को कैश फ्लो में आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, आप लोगों को मार्च 2025 में आप लोगों को नियरली 2000 करोड़ रुपीज़ का आप लोगों को कैश इनफ्लो दिखेगा। मतलब कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपीज़ आए हैं। लेकिन आप अगर पीएनएल पे देखोगे तो कंपनी को 300 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग को पीएनएल पे ही दिख जाएगा।
जैसे कि मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि पीएनएल पे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन आप लोगों को कैश फ्लो में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि अल्टीमेटली जो भी आप लोग को एक्चुअल प्रॉफिट है उसको दिखाया जाता है। मतलब कंपनी ने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया और कंपनी ने जितना भी डेप्रिसिएशन था सारा का सारा चीज़ ऐड किया जाता है। तो ऐसे में आप अगर नेट कंपनी को देखो तो कंपनी को अल्टीमेटली यहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है। तो नियरली 300 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को लॉस हो रहा है। आप अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे 1300 का तो नियरली आपको 1000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो आ रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपनी लॉस होते हुए भी अल्टीमेटली प्रॉफिट में है। अल्टीमेटली आप लोगों को लॉस दिख रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आप लोग को अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है। बस कंपनी यहाँ पर क्या होता है डेप्रिसिएशन का फ़ायदा नहीं नहीं ले पा रही है, इसलिए आप लोग को लॉस दिख रहा है। और मैं अगर आपको कैश फ्लो खोल के दिखाऊँ कि 2000 रुपीज़ का जो भी आप लोग को कैश फ्लो आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर कैश फ्लो पे देखो कि अल्टीमेटली आप लोग को 1600 का अल्टीमेट प्रॉफिट है। रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, पेएबल्स कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, और पेएबल्स में तो कंपनी ने दूसरे का पैसा भी रोक के रख दिया। तो ऐसे में कंपनी को आप अगर नेट देखोगे तो कंपनी के पास 1000 रुपये का कैश फ्लो आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के पास 300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और कंपनी ने 1300 रुपीज़ कंपनी का डेप्रिसिएशन है। तो आप अगर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली कंपनी के पास 1000 रुपीज़ का कैश आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कैश फ्लो में क्या होता है कि इंटरेस्ट को भी ऐड किया जाता है। तो 1000 रुपीज़ प्लस 800 रुपये तो 1800 करोड़ रुपीज़ तो यहीं पर हो गया। बाकी कंपनी ने आप अगर देखो तो पेबल्स में कंपनी ने दूसरों का पैसा भी रोक के रखा है 300 करोड़ रुपए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोगों को नियरली 2000 करोड़ रुपीज़ का अल्टीमेट कैश फ्लो दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कंपनी लॉस होते हुए भी कंपनी क्यों इतना पैसा कमा रही है। तो अल्टीमेटली ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो टेक्निकली आप अगर देखोगे ये कंपनी थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड ज़ोन पे है। ऑफ कोर्स ये कोई सही तरीका नहीं है कंपनी को वैल्यू करने का। लेकिन हाँ, आप अगर टेक्निकली ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत सोचोगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ रुपीज़ और कंपनी अगर 1500 या फिर 2000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो अल्टीमेटली आप अगर मैं ग्रोथ को भी छोड़ भी दूँ, तो भी आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि कंपनी आप अगर इस कंपनी को आज 10,000 रुपए में खरीद लेते हो, तो अल्टीमेटली आपको हर साल 1500 टू 2000 रुपीज़ का कैश फ्लो आता रहेगा। तो ऐसे में आप आपका पूरा का पूरा कंपनी जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे आपका 5 साल में रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे में उसके बाद जितना भी पैसा आपके पास आएगा, वो सारा का सारा आपका। डेफ़िनिटली ये कोई सही तरीका नहीं है कंपनी को वैल्यू करने का, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होता है, लोन्स होता है, बैलेंस शीट होता है, उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन आप टेक्निकली थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से सोचोगे तो सोच सकते हो ऐसे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।